हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज देविशीष पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यस, दैट विल बी गिवन टू बोथ द बैचेस। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक सब्जेक्ट उनका बाद में पूरा होगा। कल की क्लास में हम अरेस्ट की बात कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड विद द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट। हमने समझा था कि किस तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का काम करती है, जहां पे एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट टू पनिश द गिल्टी पर्सन है, तो दूसरी तरफ किसी एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ भी प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं बीएनएसएस का काम है। इसीलिए हम अरेस्ट के प्रोविजंस को देखते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि जिस प्रकार से एफआईआर मैंडेटरी होता है, उस तरीके से जो अरेस्ट है वो मैंडेटरी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ रीजन टू बिलीव और बाकी चीजें होने पर ही जो अरेस्टिंग है वो की जा सकती है। कल हमने अरेस्ट की बात शुरू करी थी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि अरेस्ट दो तरह की हो सकती है। एक होती है विदाउट वारंट और एक होती है विद वारंट। विद द वारंट और विदाउट वारंट। यहां से हमने अपनी बात को शुरू किया था, विद वारंट और विदाउट वारंट। यहां पे हमने देखा था कि जो चैप्टर 5 है हमारा, सेक्शन नंबर 35 से लेकर 62 तक, वो बात करता है विदाउट वारंट की। ठीक है, और जो वारंट का चैप्टर है वो आपका 72 से 83 तक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट और कुछ चीजों में मिलिट्री पर्सन भी है, वो अरेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं या किसी इंसान को लॉफुल कस्टडी में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 35 से। देखिए, जब आप बीएनएसएस को देखते हैं, आप अरेस्ट का चैप्टर हम पहले पूरा समझेंगे, फिर जितने भी केस लॉज हैं उनको एक साथ समझेंगे। डीके बसु हो गया, अरनेश कुमार हो गया, जोगिंदर कुमार हो गया, या जितने भी अरेस्ट से रिलेटेड जितने केस हैं, लगभग 10 से 12 केस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और 5-7 केस हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टोटल मिला के 20 केसेस की लिस्ट आपको दी जाएगी, जिसमें सारे अरेस्ट के केसेस प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए यूज कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखते हैं तो इसमें जब आप सेक्शन 35 को देखते हैं तो सेक्शन 35 एक बड़ा मतलब एक बड़ा सेक्शन है। कह सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। बट अब हम अरेस्ट के पूरे चैप्टर को चार्ट फॉर्मेट में इस तरीके से याद करेंगे कि हमें याद भी हो जाए और हमारा कोई पॉइंट मिस ना हो। यह आपका सेक्शन 35 जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन की। ठीक है, तो ये 35 जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है। देखिए, 2 पेज का सेक्शन है, उसके बाद आगे के सेक्शंस हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि बेयर एक्ट तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, मैं आपको जो चीज पढ़ाऊंगा उससे आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है। देखिए, मैंने कल भी आपको यह बात समझाई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्टिंग की पावर है, लेकिन ये अरेस्टिंग की पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका यह मतलब है कि सेक्शन 35 में जो बातें लिखी हैं उनको भी आपको मानते हुए अरेस्ट करना है। ठीक है, यह बात मैंने कही। तो अब शुरू करते हैं बाई सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35, अरेस्ट बाई पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट बाई पुलिस ऑफिसर, और बेसिकली दिस इज एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, क्योंकि वारंट ऑफ अरेस्ट तो हम देखेंगे 73 से 72 से 83 तक, तो वो तो वारंट ऑफ अरेस्ट है। बट यहां पे जो अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर है दैट इज विदाउट वारंट। ये क्या है? विदाउट वारंट है। ठीक है, अब इस सेक्शन को समझने के लिए हम बनाएंगे एक चार्ट, हमेशा की तरह। देखो, सेक्शन 35 जो है वो पावर देता है पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की दो जगहों पे। एक तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, और दूसरा वो कहता है अदर ऑफेंसेस के लिए। अभी ये अदर ऑफेंस क्या है ये हम देखेंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि सर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो समझ में आता है कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इस अदर ऑफेंस का क्या मतलब है? तो जब हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैंने ये जो बाइफरकेशन है किया है, ताकि आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ पाए और हमेशा के लिए याद कर पाए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कहता है सेक्शन नंबर 35 कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में
पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो वो ये कहता है, पहला क्लॉज कहता है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, प्रेजेंस में हुआ है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, पुलिस ऑफिसर के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। देखो मैं एक बार थोड़ा सा चार्ट के साथ ध्यान दीजिएगा, एक बार जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार चार्ट बनता जा रहा है, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी धैर्य रखेगा। आई विल रिपीट इट वंस द चार्ट इज कंप्लीट सो इट विल बी कंप्लीटली क्लियर। तो प्रेजेंस और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। अब जब हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें भी उन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहले पार्ट में कहा है कि ऐसे अपराधों के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। और दूसरे केस में मोर देन 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज तो चलो ए पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर है। ए पार्ट तो में कोई दिक्कत नहीं थी। बी पार्ट में क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, एंड देन इट सेज कि हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। एक ऐसा अपराध जो 7 साल से कम है और एक ऐसा अपराध जिसमें जो पनिशमेंट है दैट इज मोर देन 7 ईयर्स। ये कहता है कि इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको दो चीजें करनी होंगी। अगर कोई भी अपराध है जिसमें 7 साल तक की सजा है तो वहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे आपका रीजन टू बिलीव होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई अपराध हुआ है। और साथ में आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि अगर 7 साल से कम का अपराध है और आप चाहते हो टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, अभी मैं समझाता हूं, प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। पॉइंट नंबर 3, डिसअपियर एविडेंस, डिसअपियर एविडेंस, डिसअपियर एविडेंस। चौथा, थ्रेट टू विटनेस, प्रिवेंट थ्रेट टू विटनेस, थ्रेट टू विटनेस, थ्रेट टू विटनेस। और सिक्योरिंग द प्रेजेंस, कि वो भाग ना जाए, सिक्योरिंग द प्रेजेंस, सिक्योरिंग द प्रेजेंस। लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस है, सर लेस देन 7 ईयर्स एंड अप टू 7 ईयर्स, एग्जैक्टली। मैं ये इसको ये बताने वाला था हामिद जी, द आइडिया इज कि उसमें लिखा है अप टू 7 ईयर्स, बस उसका मतलब होता है लेस देन 7 ईयर्स। हमने याद करने के लिए उसको रखा है, बट दैट इज द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग। तो वो ये कहते हैं कि अगर 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 कोई भी ऐसा ऑफेंस है, देखो इन्होंने डिवाइड किया गया, मैं अच्छा चलो एक बार इसको भी पूरा कर देता हूं। और इसमें ये, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका रीजन टू बिलीव है तो आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। नाउ पहले मैं इतना समझा दूं फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। पहले मैं इतना समझा दूं फिर आगे चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 35 बात करता है अरेस्ट बाय द, नहीं नहीं, लेस देन, अप टू 7 ईयर्स है और यहां मोर देन 7 ईयर्स अलग है, इसीलिए कह रहा हूं 2 मिनट रुको, समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी सब छोड़ दो, ये चार्ट वार्ट सब छोड़ दो, ऐसे आप लोग भटकोगे। मैं कह रहा हूं एक है सेक्शन नंबर 35। 35 कहता है पुलिस ऑफिसर की पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट।
पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्टिंग कर सकता है, लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में भी कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी या कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब लॉ सेक्शन नंबर 35 का कहता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो पहला क्लॉज कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने उसकी प्रेजेंस में ऑफेंस किया हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने उसके प्रेजेंस में ऑफेंस किया हो। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो चाहे वो 7 साल से कम है, चाहे वो 7 साल से ज्यादा है, 1 साल है, 2 साल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर कि प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर टू अरेस्ट है, बात खत्म। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ऑफेंस नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को क्रेडिबल, मैं 1 मिनट बता रहा हूं, एक बार मेरी सुन लो फिर आप लोग बताना। दूसरा पार्ट कहता है कि अब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ऑफेंस नहीं हुआ है, ऑफेंस कहीं और हुआ है, जिसकी एक एफआईआर लॉन्च हुई है, और पुलिस ऑफिसर के पास ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो अब बात यह आएगी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी सजा कितनी है। उसमें 2 पार्ट में बांट दिया है कि अप टू 7 ईयर्स एंड मोर देन 7 ईयर्स। ठीक, अप टू 7 ईयर्स का मतलब है कि अगर पुलिस ऑफिसर को इस बारे में पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो उसके पास थी जिसपे उसने रीजन टू बिलीव था कि इसको अरेस्ट करना चाहिए, बट इसके साथ में पुलिस ऑफिसर को इस चीज के भी रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भाई अगर हमने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये बाहर निकल के दोबारा अपराध कर सकता है, या फिर अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है, या फिर वो एविडेंस को डिसअपियर कर देगा, या फिर वो विटनेस को थ्रेट पहुंचाएगा, या फिर उसकी प्रेजेंस कोर्ट में गारंटी नहीं की जा सकती है। इनमें से कोई रीजन होगा टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तभी पुलिस ऑफिसर 7 साल से कम अपराध वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्टिंग कर सकता है। लेकिन जब आप मोर देन 7 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस की बात करेंगे, तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड रीजन टू बिलीव। उसमें पुलिस ऑफिसर को ये ग्राउंड्स में से कोई भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी सब चीज समझा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। जो आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी ने सही कमेंट में बोला है कि आप जो बात बोल रहे थे, मैं ये जो 7 साल से ऊपर का बोल रहा हूं, ये 35C है, 35(1) का सी है। दिस इज 35(1)(c). मैं इसीलिए तो आपको उससे नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, दिस इज 35(1)(a), दिस इज 35(1)(b) एंड दिस इज 35(1)(c). ठीक है, समझ में आया आपको। अब सवाल क्या है, इज इफ ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अंडर दिस सेक्शन, राइट? यस श्रेया जी, वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। आगे एक चीज आएगी कि अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो भी पुलिस के पास अरेस्टिंग की पावर नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर उस इंसान से उसका नेम एड्रेस वगैरह पूछती है और वो इंसान उसके जवाब नहीं देता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की पावर है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए मैंने यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है। यहां पे हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है कि दिस इज विद रेफरेंस टू कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली। ठीक है, अब जिसको इसको समझ में आया थम्स अप दे दे, मैं रिपीट करूंगा, फिर भी मैं रिपीट करूंगा। अभी एक बार ये चार्ट पूरा हो जाए उसके बाद आई विल रिपीट। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए अदर ऑफेंसेस का क्या है। अदर ऑफेंस मैंने लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? अदर ऑफेंस का क्या मतलब होता है, देखिए जरा। मैंने लिखा है अदर ऑफेंस। अब अदर ऑफेंस का क्या मतलब होता है? जैसे कि क्या मतलब, ये प्रोविजंस में ही लिखा हुआ है। कोई इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या जिसके पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, जो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर टू डू हिज लॉफुल ड्यूटी,
एनीबडी हु इज अ डेजर्टर ऑफ आर्मी, somebody who has committed any offense outside इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस किया और उसके बाद इंडिया में आ गया है, somebody who is a released convict and against whom a requisition is filed. अब मैं आपको समझाता हूं, अब आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप चाहोगे तो मैं आपको 2 मिनट का समय भी दूंगा, आप एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये अपन ने जो है, अब ध्यान से सुनो, इसको छुपा रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। नाउ वी हैव कंसेप्चुअलाइज्ड एंटायर सेक्शन 35, पूरा सेक्शन 35 हमें याद हो गया, ठीक है। मैंने इसीलिए यहां पे अदर ऑफेंस शब्द का प्रयोग किया था। यस, करेक्ट करेक्ट एचपीजी, करेक्ट, दैट इज द लॉजिक। मैं उस लॉजिक पे आ रहा हूं, उस पे आऊंगा। पहले बार बेसिक आउटलाइन समझो, मैं सारी चीज बता दूंगा, 2 मिनट का समय दो मुझे। मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने अदर ऑफेंस क्यों लिखा था, क्योंकि मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एग्जाम्पल के लिए, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड पकड़ा नहीं जाता है, उसके खिलाफ समन होता है, फिर वारंट होता है, बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोक्लेमेशन हो जाता है। तो अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, फिर चाहे उसका अपराध कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो ही विल बी अरेस्टेड। इसी तरीके के समबडी हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पब्लिक पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो भले वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। डेजर्टर ऑफ आर्मी, अब आर्मी से डेजर्टर है तो वो कोई भी अपराध हो, कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, ही कैन बी अरेस्टेड। आउटसाइड इंडिया, अब इंडिया के आउटसाइड किया था, एक्स्ट्रेडिशन में वो आया है इंडिया, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। रिलीज्ड कन्विक्ट, अब देखिए अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सजा तो उसमें भी हो सकती है, सजा तो होगी ही ना। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब तो सिर्फ इतना है कि पुलिस की पावर टू अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट नहीं है। बहुत बड़े बड़े अपराध हैं जिसमें 3-3 साल की सजा है, 5-5 साल की सजा है, स्टिल दे आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद वो भाग गया वहां से, और वो रिलीज्ड कन्विक्ट है, मतलब उसका कन्विक्शन हो चुका है बट ही हैज बीन रिलीज्ड और फॉर बेल, और उसने उन नियमों को नहीं माना, सो द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट। या फिर रेक्विजिशन, रेक्विजिशन क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं, फिर आई विल कम टू द क्वेश्चंस। मैं सेक्शंस सेक्शंस मेंशन कर देता हूं, चलो सेक्शन मेंशन कर देता हूं, सेक्शन, ये पूरा सेक्शन 35 ही है। ये मैं कह रहा हूं आप लोग सरल काम को कठिन बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि ऊपर वाली कृपा से थोड़ी बहुत तैयारी की है, 5-6 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो मैं आपके लिए कुछ चीज आसान बनाना चाह रहा हूं। मैं सेक्शन नंबर्स तो देख ही दूंगा, मैं लिख दूंगा, आपको याद करने में डिफिकल्ट होगा। मैं कह रहा हूं कि अभी एक कहानी समझने में क्या दिक्कत है, अपने आप पूरा सेक्शन 35 याद हो चुका है आपको, ठीक है। रेक्विजिशन, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, रेक्विजिशन क्या है? रेक्विजिशन का मतलब होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं व्हाट इज रेक्विजिशन। 1 मिनट का समय लगेगा क्योंकि रेक्विजिशन कई जगह आएगा, ठीक है। चलो अब डोंट डोंट टॉक आपस में, लेट मी हैंडल इट, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं रेक्विजिशन क्या होता है, क्योंकि रेक्विजिशन कई जगह पे आएगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मैं रहता हूं या लखनऊ में रहता हूं। अब सवाल क्या आता है कि मान लीजिए लखनऊ में कोई ऑफेंस होता है, या कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है वो लखनऊ में रहता है, तो उसको तो लखनऊ की पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो भी ऑफेंडर होता है वो कहीं दूर जाके छुप जाता है या दूर भाग जाता है। अब मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं, कोई लखनऊ में अपराध हुआ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे अगर लखनऊ में किसी को अरेस्ट करना होगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कि मुंबई में जाके छुपा है, समझना मेरी बात को ध्यान से, ऑफेंस उसने लखनऊ में किया, सब कुछ लखनऊ की ज्यूरिसडिक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ यहीं हो रहा है, लेकिन वो छुपा है जाके मुंबई में। अब ध्यान से इस बात को समझना, दो ऑप्शन है, या तो यहां से लखनऊ की पुलिस जाए मुंबई और उसको ढूंढे जाके,
और पकड़े जाके। लेकिन अगर ऐसा होने लगेगा तो लखनऊ का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? क्योंकि एक अकेला केस तो होगा नहीं, दिन में 50 केस होते हैं और सारे अपराधी किसी और स्टेट या किसी और सिटी में चले जाते हैं। तो इन दैट केस इफ द एंटायर पुलिस ऑफ लखनऊ स्टार्ट्स कैचिंग द क्रिमिनल्स फ्रॉम अदर स्टेट एंड अदर सिटीज, तो लखनऊ का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? तो इंडिया की जो पूरी पुलिस है उसका एक सिस्टम होता है कि भाई अगर मुंबई में, लखनऊ में किसी ने अपराध किया, ठीक है, लखनऊ में ऑफेंस किया, लखनऊ में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लखनऊ की ज्यूरिसडिक्शन थी, तो अब मुंबई में अगर हमें पता चला कि कोई बंदा वहां पे है, तो वहां के जो एसपी साहब होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे या डीएम होंगे या जिस जो भी प्रोसीजर होगा, उनको यहां से एक रिक्वेजिशन जाएगा कि साहब इस आदमी को इस जगह से अरेस्ट करना है। उस रिक्वेजिशन के आधार पर मुंबई की पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करेगी। जब मुंबई की पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, तब यहां लखनऊ से पुलिस वाले जाएंगे और उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके लखनऊ आएंगे। अब ट्रांजिट रिमांड क्या होता है ये इन्वेस्टिगेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब रेक्विजिशन का ये मतलब होता है। तो रेक्विजिशन किसी भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्टिंग का अधिकार था, उसने अगर किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया है अरेस्ट करने के लिए, तो उसको हम रेक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है? तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सेक्शन नंबर 35 जो है वो पूरी तरीके से इन चर की बातों को करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका सब कुछ बता देता हूं। देखिए, सेक्शन नंबर 35 1 का ए ये था, सेक्शन नंबर 35 का 2 ये था, ठीक, सेक्शन नंबर 35 2 का ये था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 1 सी ये हो गया, ठीक है, 1 सी ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को जिनको लग रहा था सेक्शन नंबर की दिक्कत आ रही थी, ठीक है, 35 1 डी ये हो गया, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 35 1 ई ये हो गया, पोजेशन स्टोलन प्रॉपर्टी, 1 ई हो गया। 35 1 एफ ये हो गया, वो ऑब्स्ट्रक्ट सा पुलिस ऑफिसर। उसके बाद डेजर्टर ऑफ आर्मी ये हो गया 35 1 जी, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड इंडिया 35 1 एच, ठीक है। रिलीज्ड कन्विक्ट 35 1 आई, रिक्विजिशन 35 1 जे, ठीक है। और देख लें इसमें कुछ बचा, ठीक है। बोलो, ये समझ में आया? अभी समझ में आया? हाँ, मतलब अंडर भी मतलब एक ही जिले में भी हो सकता है, बट जनरली इसका यूज जो है वो बाहर के लिए होता है। बोलो, अब समझ में आया? अब समझ में आया? सबको समझ में आया? कैन आई हैव अ थम्स अप? कैन आई हैव अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन 35? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको समझ में आ गया? इफ एनीबडी हैज नॉट अंडरस्टूड, देखो मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा कि सेक्शन नंबर 35 क्या कह रहा है। पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट? तो पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट? जब उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस में 7 साल का बाइफरकेशन है। और इस बाइफरकेशन में आपको बस इतना समझना है कि अगर 7 साल से, मतलब हम ये सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अगर 7 साल से कम का अपराध है, ठीक है, 7 साल से कम का अपराध है, तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ही हैज द लिबर्टी टू अरेस्ट। सरल भाषा में बोले तो 7 साल से कम के अपराध में पुलिस के पास लिबर्टी होती है कि वो अरेस्ट करें या ना करें, और वो अपने हिसाब से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, आप समझ रहे होंगे विच क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई एम सेइंग, एंड रीजनेबल बिलीफ पे वो जो है अरेस्ट करते हैं। लेकिन 7 साल से ऊपर के अपराधों में उनका अरेस्टिंग करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। जो एक पैटर्न चलता है देश में वो ये है, ठीक है।
35 टू, आहा मेरे प्यारे बच्चे, 35 टू नहीं देखना है। तुम लोग यार मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। मैंने क्या लिखा, तुम लोग सामने बैठो। अरे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैंने कहीं 35 टू का मेंशन किया है बताओ? कहीं भी मैंने 35 टू का मेंशन किया है पूरे इसमें? हाँ, नहीं किया है। हाँ, 35 टू इज, अभी हम सब पे जा रहे हैं, फिर वही बात। 35 टू इज फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 35 टू इज फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हमने 35 वन की बात की है। 35 वन का ए एंड बी की बात की है हमने, ABCDEFG। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सेम लिख दिया, नहीं यार। 35 टू, मैंने 35 टू कहां लिखा है बताओ? मैंने 35 टू पूरे चार्ट में कहां लिखा? ओके, माय बैड माय बैड, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड, यहां माय बैड, मेरी गलती मेरी गलती। 35 वन भी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था, मेरी गलती मेरी गलती। 35 टू क्लॉज की तो बात ही नहीं करी, अभी तो 35 क्लॉज 1 पे हैं हम। अभी हम 35 क्लॉज 1 पे हैं। यस 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 यस, आई गॉट इट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, समझ गए? मेरा कहने का मतलब था कि 35 वन ही पढ़ा है हमने, 35 टू नहीं पढ़ा है। 35 टू तो ये कहता है कि नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो 35 क्लॉज 2 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्टिंग नहीं हो सकती विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये 35 टू कहता है, ये 35 क्लॉज 2 कहता है। तो 35 क्लॉज 1 तो बताता है पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है। 35 क्लॉज 2 बताता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट। बोलो समझ में आया? हे भगवान। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। अब आपको मैं दूंगा एक बोनस टिप। बोनस टिप समझते हो? बोनस टिप का मतलब होता है जहां पे देवशीष सर क्लास को आसान बनाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ना, ये कई बार आता है मेंस में भी। अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन एक कोडवर्ड याद रखेंगे, ठीक है, चीट कोड याद रखेंगे, जो है CIPSODER। क्या याद रखेंगे? सिप्सोडर। क्या याद रखेंगे? सिप्सोडर। सिप्सोडर, ठीक है। सिप्सोडर का क्या मतलब होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, P से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S से स्टोलन प्रॉपर्टी, O से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर, D से डेजर्टर ऑफ आर्मी, E से एक्सट्रैक्शन, 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 ठीक है। R से रिलीज्ड कन्विक्ट, और एक और R जोड़ना पड़ेगा, रेक्विजिशन। ठीक है, तो ये हमारा 35 क्लॉज 1 के सारे सेक्शंस हो गए। एक चीज जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐड की गई है, जो कि सीआरपीसी में नहीं थी। रिपीट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब अरेस्टिंग हो सकती है? ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस। पहला तो प्रेजेंस है ना, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रेजेंस में हुआ है तो आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है तो कर सकते हो। फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑब्स्ट्रक्टिंग, डेजर्टर, एक्स्ट्राडिशन, रेक्विजिशन और रिलीज्ड कन्विक्ट। निमोनिक्स, करेक्ट है, इसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। थोड़ा तुम लोग भी देखो जाके घर पे, है ना। चलें आगे बढ़े। बच्चा, इतना समय हम नहीं दे सकते एक सेक्शन को, जरूरत से ज्यादा समय दे दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बीएनएसएस में जो ऐड हुआ है, जो सीआरपीसी में नहीं था, कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट 3 इयर्स से कम है, इफ एनी, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट हमको हटवा देते हो तुम लोग, लो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो, मैं कह रहा हूं कि एक चीज ध्यान रख, अरे मेरी सुन लो यार तुम लोग। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि
बीएनएसएस में एक चेंज किया गया है जो सीआरपीसी में नहीं था। इफ देयर इज एनी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद लेस देन 3 years, और जिस अक्यूज को आप अरेस्ट करने जा रहे हो वो या तो 60 years से ऊपर है या इनफर्म है, तो ऐसी परिस्थिति में यू कैनॉट अरेस्ट हिम विदाउट द परमिशन ऑफ डीएसपी। ठीक है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये एक एडिशनल प्रोविजन है जो बीएनएसएस में ऐड हुआ है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था। ठीक है, सीआरपीसी में नहीं था। अब आप लोग को समझ में आया कि मैंने ये सेक्शन कल क्यों नहीं पढ़ाया था। कल कई सारे बच्चे कह रहे थे सर आज ही पढ़ा दो, और कल अगर मैं ये पढ़ाता तो मुझे आज इसको फिर से पढ़ाना पड़ता, पक्की बात थी। ठीक है, इसलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया था। व्हाट आर 3 न्यू पॉइंट्स? 3 न्यू पॉइंट्स का मतलब इन्होंने 3 न्यू पॉइंट्स नहीं है। देखो क्लॉज 7 कहता है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years फॉर सच पर्सन हु इज इनफर्म और इज अबव 60 years ऑफ एज। 60 से ऊपर है नहीं, डीवाईएसपी नहीं है, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस रेगुलेशंस को छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ना समय जितना लगे लगा। चलिए, ठीक है, सो दैट वाज सेक्शन नंबर 35 विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अरेस्ट में अपने को 3 4 चीजें पढ़नी है, टू बी प्रिसाइज। ध्यान से जरा समझना, इससे क्या होगा ना, अरेस्ट का पूरा चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ जाते हो। ठीक है, क्या बात है समझने वाली, कि सबसे पहले तो अपन ने सेक्शन 35 पढ़ लिया। चलो 35 जो है वो तो चलिए अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, 35 पढ़ लिया, और उसके बाद 35 के बाद अब हम पढ़े, पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो है गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ेंगे। गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट, और एक दो आर्मी के कुछ बेसिक नॉर्म्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ाऊंगा ही ऐसे, तो जब हेडिंग आएगी तब आएगी। मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक आएगा जो आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है ना कि 4 प्रोविजंस हैं। ठीक है, 4 प्रोविजंस हैं कि इसका मतलब पुलिस कभी अरेस्टेड व्यक्ति का या अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कराती है, कभी विक्टिम ऑफ रेप है या किसी सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कभी कभी अरेस्टेड पर्सन खुद से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है कि भाई अगर उसने कहीं गाड़ी हिट कर दी है और उसने ड्रिंक नहीं किया हुआ था या वो ड्रग्स पे नहीं था, तो वो कहता भाई मेरा मेडिकल कर लो ताकि कल को मेरे ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ना लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अलग अलग तरीके के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड 4 5 प्रोविजंस है, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है केस लॉस। इसका कारण ये है कि केस लॉज जो है वो तो है, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बट जब आपके पास कंसेप्ट होंगे तो आपको केस लॉ जो है वो समझने में आसान आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, दैट इज गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा और पता नहीं भी है तो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट, तो अब यहां पे हम देख रहे हैं पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, जब आप गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा, जब गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट को देखते हैं
तो क्या हुआ था कि पहले जो सीआरपीसी था उसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस जो थी वो बहुत सही से नहीं दी हुई थी। ठीक है, आपने देखा कि एक डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस आया था, और उसके बाद जोगिंदर कुमार, अरनेश कुमार, ये सारे जजमेंट्स आए। जजमेंट्स की क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए कि भाई अरेस्ट जो है उसको करने का एक तरीका होना चाहिए। बेसिकली ये जो केस था डीके बसु वाला, ये कस्टोडियल डेथ से डील करता था। मतलब पुलिस कस्टडी में डेथ होना और जो हेबियस कॉर्पस की रिट होती है उसके कंटेक्स्ट में था। बट द आइडिया वॉज कि बहुत सारे चेंजेस इन जजमेंट्स के द्वारा सजेस्ट किए गए थे कि गवर्नमेंट जो है इनको इनकॉर्पोरेट करके लॉ बनाए। नाउ व्हाट हैपेंड वाज 2009 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाया गया, और सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाने के बाद जो गाइडलाइंस थी उनको ऐड कर दिया गया। जो आप 41 ए बी सी डी और बाकी देखते थे, 50A और बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जब बीएनएसएस आया है तो सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, एबीसीडी का कोई कंटेक्स्ट नहीं रह गया। लेकिन जो ड्यूटीज ऑफ गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। एक मुख्य चेंज जो किया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, वो है सेक्शन नंबर 37, जो कि बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, मैं अरेस्ट नोटिस, मैं एक बार 35 क्लॉज 2 से 6, यार बीच में पूछ लिया करूं जब मैं इधर उधर की बात करता हूँ। देखो 35 क्लॉज 2 से लेकर जो 6 है वो सेल्फ स्टडी है। अगर कोई आर्टिकल या सेक्शन का क्लॉज या सब क्लॉज मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो उसका ये मतलब होता है कि वो सेल्फ स्टडी है। अगर आप 35 क्लॉज 2 से 35 क्लॉज 6 तक देखेंगे तो वो सिंपल इतनी बात कहता है कि जिसका अरेस्ट जरूरी नहीं है उसको आप एक बॉन्ड पे छोड़ सकते हो, या उसको आप नोटिस दे सकते हो कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या कोर्ट में जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको अपीयर होना है, जिसका अरेस्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो 35 2 से 6 तक हैं। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अकेला मेरी क्लासेस से कुछ नहीं होगा, आपको बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बहुत सरल चीजें हैं जिनको पढ़ के आप डायरेक्टली बता सकते हो, वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। उस समय में मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ा सकता हूँ। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, मुझे वो नहीं है कि मैं मक्कारी कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक भी पढ़ा दूंगा। बट दे आर वेरी सिंपल एंड दैट इज सेल्फ स्टडी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू स्टडी दैट। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट में मैंने बताया आपको कि 2009 के अमेंडमेंट से सीआरपीसी में चेंजेस किए गए। सीआरपीसी में जो चेंजेस किए गए थे उन्हीं चेंजेस को एग्जैक्टली बीएनएसएस में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। लेकिन बीएनएसएस में एक जो महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है सेक्शन नंबर 37। अब नाउ 37 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्योंकि ये बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, इसकी भी कहानी अभी मैं इस पे आऊंगा 37 पे, तो मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्यों इसको बनाया गया। तो जो गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट है उसके लिए भी अपन एक चार्ट या एक टेबल बनाएंगे, तो उससे कम से कम 10 एक सेक्शंस हमें डायरेक्टली याद हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द हेडिंग गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट। गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट, जब आप गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो है क्लियर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टिंग अथॉरिटी। अरेस्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 36A में। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट दिया हुआ है 36B में। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के लिए एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है कि वन विटनेस हु कैन बी द मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली और
रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी प्लस काउंटर साइंड बाय अरेस्टेड पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ? और उसके बाद एक और आता है नेक्स्ट, जो अभी शॉर्ट छोटा करके दिखा दूंगा, अभी समझाऊंगा अभी, तो थोड़ा सा रुकिएगा। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन 36 क्लॉज सी में, टू अ रिलेटिव फ्रेंड और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या समझा, ध्यान से समझिएगा जरा। मैं कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, कि गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट में हमने अभी सिर्फ 3 गाइडलाइंस देखी। पहली गाइडलाइन है कि कोई भी अरेस्टिंग अथॉरिटी जाएगी तो उसका क्लियर इंडिकेशन होगा कि उसका नाम क्या है, उसका बिल्ला होगा, उसके स्टार्स होंगे, उसकी ड्रेस होगी, ताकि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हो उसको इस बात का इल्म हो कि ये एक पुलिस ऑफिसर है और ये एक लॉफुल पर्पस के लिए मुझे अरेस्ट कर रहा है, वरना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर लग ही सकता है। दूसरा कहता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। एक जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है कि इस व्यक्ति को यहां यहां से अरेस्ट किया गया, टाइम प्लेस, उसके पास क्या मिला, किस दशा में, सब कुछ लिखा जाता है उसमें। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होगा इसको एक विटनेस से साइन करवाना है। वो जो विटनेस हो सकता है वो किसी भी उसकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। ठीक है, अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो आप किसी भी रिस्पेक्टेबल इंसान से उसको साइन करवा सकते हो। और जब आप उसको साइन करवाते हो तो वो काउंटर साइन होता है अरेस्टेड पर्सन के द्वारा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अरेस्टेड पर्सन को इस बात के बारे में बताया जाता है कि आप, जो आपका अरेस्ट है उसके बारे में इस व्यक्ति को सूचना दे दी गई है। ठीक बात। इसके बाद कहता है कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज अ राइट टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड, रिलेटिव और एनी अदर पर्सन। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे ये कहता है कि अगर आपने क्लॉज बी में किसी के फैमिली मेंबर से ही मेमोरेंडम को साइन करवाया है तो आपको उसको इन्फॉर्म करने का जरूरत नहीं है कि वो अपनी फैमिली को बता सकता है। लेकिन अगर आपने रिस्पेक्टेबल मेंबर से साइन करवाया तो आपको उसको इन्फॉर्म करना होगा कि उसके पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी फैमिली, फ्रेंड और अदर पर्सन को इन्फॉर्म कर सकता है। ये जो अदर पर्सन वर्ड है ये सीआरपीसी में नहीं था। सीआरपीसी में रिलेटिव और फ्रेंड था और अदर पर्सन नहीं था। ठीक है, फैमिली और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम। तो ये जो चीज है ये एक बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है तो वो एनी अदर पर्सन में अपने एडवोकेट को फोन करता है या अपने एडवोकेट को इंफॉर्मेशन भेजता है। एडवोकेट से आप अपने एडवोकेट से इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिल सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट राइट। दिस राइट स्टार्ट्स एज सून एज यू आर अरेस्टेड। तो इनिशियली इट सेड फैमिली मेंबर और फ्रेंड, बट अभी इसमें ऐड कर दिया गया है एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन के अंदर क्या आएगा? एनी अदर पर्सन के अंदर आएगा कोई भी एडवोकेट और फ्रेंड, एडवोकेट और कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये हो गई। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो एक आम इंसान को खटकती है, वो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई ये सब लिखा हुआ है। आपने देखा कि 36 में ये बात लिखी हुई है, आप लोगों ने बेयर एक्ट में भी देखी होगी। एवरी पुलिस ऑफिसर आइडेंटिफिकेशन मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज अ right to have a relative or friend or any other person named by him to be informed about his arrest। तो ये तो आपको 36 में पता चल गया कि ये गाइडलाइन ऑफ अरेस्ट है। लेकिन यहां पे एक चीज बारीकी से अगर आप देखेंगे तो एक और सेक्शन है, जो है सेक्शन नंबर 48। एक और सेक्शन है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें भी देख सकते हो, नहीं है तो यहां पे देख सकते हो। एक और सेक्शन है दैट इज सेक्शन 48।
ये भी कुछ इसी तरह की बात करता है। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस संहिता shall forthwith give the information regarding such arrest where the arrested person held or held to any of his relative, friend, or such other person may be disclosed or nominated by the arrested person for a purpose of giving such information and also to the designated police officer। उसको छोड़ दो। कहने का मतलब, अगर आप देखोगे बारीकी से, तो सेक्शन नंबर 48(1) और सेक्शन नंबर 36 क्लॉज सी में खासा फर्क नहीं है। लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप 48 पे आओगे और 48 पे आप ये वाला क्लॉज 1 पढ़ोगे और ऊपर अभी आपने 36 पढ़ा, तो दोनों में सेम तरह की बात है, रिलेटिव और फ्रेंड की। लेकिन आपको यह समझना है कि यहां पे पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेशन है 48 में। 36 में पुलिस ने अरेस्टेड पर्सन को कहा कि तुम्हारे पास अधिकार है। ध्यान से समझना, 36 में पुलिस ने अरेस्टेड पर्सन को कहा कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी भी नॉमिनेटेड इंसान को सूचना दे सकते हो। मान लीजिए उसने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया। उसने कहा ठीक है मेरे पास अधिकार है लेकिन मेरे को नहीं बताना है। अधिकार है ना मेरे पास, उसमें एक शब्द क्या यूज किए थे? राइट। द पुलिस विल टेल दैट पर्सन दैट ही हैज अ राइट टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव और एनी अदर पर्सन। तो उसने राइट बता दिया कि तुम्हारा यह अधिकार है। अब मान लीजिए अरेस्टेड पर्सन ने अपना अधिकार एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिर सेक्शन 48 विल कम इन टू प्ले, बिकॉज इट मैंडेट्स द पुलिस ऑफिसर to inform the family, relative, friends or any other person appointed about the arrest of that person। इनफैक्ट यहां पे यह भी लिखा हुआ है 48 में कि जब मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा तो उसको भी यह चेक करना होगा कि इंफॉर्म किया गया है या नहीं। ठीक है, दिस इज द लॉजिक अबाउट दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको? क्लास, 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 हाँ, ऊपर। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस आप इतना याद रखिएगा कि देर आर टू सेक्शंस विच टॉक अबाउट इंफॉर्मिंग द फ्रेंड, रिलेटिव्स और अदर पर्सन। ठीक है, दोनों में फर्क है। वहां पे उसका अधिकार था और यहां पे ऑब्लिगेशन है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम जो है इस पे अपना चौथा पॉइंट बना लेंगे। इसी को हम अपना चौथा पॉइंट बना लेंगे। इंफॉर्मेशन एज अ राइट लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, यहां पे ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म, ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म, ये है सेक्शन 48(1) में। ठीक है, ये है 48(1) में ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म। ठीक है, दोनों में चीज सेम है, बट दिस इज ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म। ठीक है, चलो ये बात याद रखना, नहीं तो बाद में घर जाओगे फिर कहोगे पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, इधर भी यही लिखा उधर भी वो लिखा है, फिर कहने लगोगे बेयर राइट में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है 37, जो बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। किसकी बात करता है? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो है वो सेक्शन नंबर 37 में है, जो ये कहता है कि एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। ठीक है, रूम होगा स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में, और जो नाम ऑफ द पुलिस अरेस्टेड पर्सन है वो पुलिस स्टेशन में भी रखा जाएगा। क्या है, अब इस बात को पहले ध्यान से समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। मैं आपको समझाता हूं। एक बड़ी प्रिविलेंट प्रैक्टिस होती है, मतलब पहले थी, वो ये थी कि मान लीजिए पुलिस ने किसी भी इंसान को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस नहीं किया। पहले उसको खूब मारा पीटा, सब जुल्म निकलवा लिए, सब कुछ कर लिया, ना फ्रेंड्स को रिप कर रहा ना कुछ किया, सब कुछ किया। उसके बाद 3-4 दिन मार पीट के सब कुछ निकालने के बाद फिर मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे कि साहब सुबह ही अरेस्ट किया है।
अब आप भले हमें पुलिस कस्टडी दो या ना दो, आप इसको बेल दे सकते हो। और ऐसा बहुत बार होता था। तो उसमें होता क्या था कि मान लीजिए किसी का कोई फ्रेंड या रिलेटिव पुलिस ने उठा लिया और मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस नहीं किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो है हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करोगे। क्या करोगे? हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करोगे। आप क्या करोगे? हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करोगे। अब हेबियस कॉर्पस की जो रिट होगी वो क्या बताएगी? हेबियस कॉर्पस की जो रिट होगी वो हेबियस कॉर्पस की जो रिट होगी वो आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करोगे कि भाई हमारे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी और सारी चीजें होंगी। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो बीएनएसएस ने क्या किया, सेक्शन 37 में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कर दिया। उन्होंने कहा हर एक थाने में, हर एक पुलिस स्टेशन में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का, मतलब इसके ऊपर का ही कोई अधिकारी जो होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, हर स्टेशन का वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा। और उसकी ये ड्यूटी होगी कि जैसे ही कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाए, उसका नाम पुलिस थाने के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होगा, उस पे लगा लिखेगा। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहां पे भेजेगा अरेस्टेड पर्सन का नाम, और स्टेट के हेडक्वार्टर पे भेजेगा। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि कल को अगर अब हेबियस कॉर्पस की रिट पड़ेगी और फैमिली का एलिगेशन होगा कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया, अरेस्ट किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पुलिस थाने का एएसआई है, इसको पकड़ा जाएगा कि भाई क्या, अगर तुम्हारे पुलिस स्टेशन से अरेस्टिंग हुई थी तो तुमने नाम को क्यों नहीं मेंशन किया। तो लाइबिलिटी सेट करने के लिए हमने एक एडिशनल जो है एएसआई को बना दिया है, जो इन सब चीजों को देखेगा। तो ये एक नया प्रोविजन है बीएनएसएस में, तो ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? एक बार थम्स अप देते रहना यार। तुम लोग थम्स अप देते रहते हो तो मुझे भी मोटिवेशन रहता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वाह वाह, इतने सारे थम्स अप एक साथ आ गए, चलो थैंक यू। ग्रेट वैल्यू एडिशन सर, थैंक यू। नहीं देखो, वैल्यू एडिशन का तो कुछ नहीं है, वो तो यार करना ही है। देखो, जस्ट बिकॉज द टीचर्स, जनरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन टू टीचिंग सेक्टर सिंस लॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब लोग ना थोड़ी सी मक्कारी करने लगे हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। तो अगर कोई टीचर मेहनत करता है तो इसका ये मतलब नहीं है वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। माने ये अपनी ड्यूटी है। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं मेहनत करके पढ़ाऊँ। जो नहीं पढ़ा रहे हैं उस वजह से, अगर कोई मेहनत करता है तो वो बड़ा काम लगता है, लेकिन बड़ा बड़ा काम नहीं है, ये तो अपना ड्यूटी है, यही धर्म है अपना, है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खैर पढ़िए आप लोग अच्छे से। मेरा तो उद्देश्य बस ये है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, एग्जाम निकलने के बाद भी आपको ये नॉलेज काम आए। पीओ बनने के बाद, जज बनने के बाद, वकील बनने के बाद भी आप इसको यूज कर सकें। ठीक है, उसके बाद राइट टू मीट एडवोकेट, राइट टू मीट एडवोकेट ऑफ चॉइस, सेक्शन 38, सेक्शन 38, 38। हालांकि एक और पढ़ना चाहो तो इसके साथ सेक्शन 340 भी लिख लेना, जो कहता है राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, राइट टू डिफेंड योर सेल्फ बाय एन एडवोकेट ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो ये भी है। बट सेक्शन 38 कहता है कि यू हैव अ राइट टू मीट योर एडवोकेट ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, नॉट थ्रू आउट, थ्रू आउट इंट्रोगेशन। ये बात आपको पता होगी, अक्सर पढ़ी होगी आपने। ये कहता है कि भाई आप मिल सकते हो इंट्रोगेशन में एडवोकेट से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एडवोकेट हमेशा वहां पे बैठा हुआ है। मतलब जितनी देर आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं उतने पूरे टाइम जो है वो एडवोकेट बैठा हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है,
राइट टू मीट। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है नेक्स्ट, सातवां, नॉट टू टच इफ सबमिशन इन कस्टडी। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है वो खुद से समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो आपको उसके ऊपर अननेसेसरी फोर्स यूज नहीं करना है, ये सेक्शन 43 कहता है। उसके बाद आता है एट्थ में हैंड कफिंग। टाइम एंड अगेन a lot of judgments of the honorable supreme court were talking about कि हैंडकफिंग लीगल है या नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनको अलाउ करना चाहिए या नहीं। टाइम एंड अगेन हम इसको डिस्कस करते थे, लेकिन अब सेक्शन 43 क्लॉज 3, अगेन अ न्यू एडिशन इन बीएनएसएस हैज सेड, considering the nature and gravity of the offense, considering the nature and gravity of the offense, the police officer can put handcuffs depending on the offenses. सोशियो, अच्छा हैंडकफिंग आज पूछा गया था, चलो बढ़िया। कल आपको जजमेंट दे देंगे, जिस पे बोलोगे हैंडकफिंग पे दे देंगे और इस पे दे देंगे, सब पे जजमेंट दे देंगे। जितने जजमेंट चाहिए हो आपको, लिखते लिखते थक जाओगे, जजमेंट नहीं खत्म होंगे। ठीक है, और कहो तो कल तो मुश्किल है, लेकिन कहो तो मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आठवां है गाइडलाइन ऑफ अरेस्ट। गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट में नवा है, नो वुमेन टू बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज, ठीक है। अगर करना भी है, अगर करना भी है, ठीक है, 43 क्लॉज 5, तो यू वांट अ प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ है। ठीक है, सो द आइडिया इज कि विमेन की, हालांकि इस पे भी एक जजमेंट है, आज ही मैं पढ़ रहा था शाम को, जब आपको पढ़ाने से पहले मैं पढ़ रहा था, तो एक जजमेंट है आ, इस पे भी, विमेन की अरेस्टिंग पे भी एक जजमेंट था, जो कहता है कि राजकुमारी वर्सेस एसएचओ नोएडा, इसमें कहा गया था कि भाई ये बात ठीक है कि फीमेल, किसी भी विमेन की अरेस्टिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज विदाउट द रिटन ऑर्डर ऑफ द जेएमएफसी नहीं हो सकती है, बट ये एक रूल है जिसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर सिचुएशन ऐसी है दैट इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अरेस्ट दैट वुमेन, एंड आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, या जब तक आप रिटन ऑर्डर्स लेके आओगे तब तक जो है वो व्यक्ति भाग जाएगा, और देयर कैन बी अ लार्ज डैमेज टू द सोसाइटी, तो आप उसको बिना ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जो एक और केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंस ऑफ अ लेडी कांस्टेबल मैंडेटरी बताता है एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग अ वुमेन, तो वो चीज, ये दोनों केस जो है वो आपसे बात करते हैं व्हेन यू आर अरेस्टिंग अ विमेन बिफोर, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो वो सारे जजमेंट में आपको एक साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इस गाइडलाइन को भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। राइट टू बेल, आप उसको बताओगे कि कैसे उसके पास बेल का अधिकार है, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्शन 47 में है,
ग्राउंड ऑफ अरेस्ट 47 में ऐसा नहीं है। देर इज वन मोर सेक्शन 55 एंड सेक्शन 77। जब आप वारंट पे भी किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको वारंट का सब्सटेंस भी बताना होता है अरेस्टेड पर्सन को कि क्यों आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। तो इसके साथ में मतलब इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में आप सेक्शन 47 तो लिख ही सकते हो। 47 के अलावा 55 और 77 भी लिख लेना। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको इसको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट में, ठीक है, दो तीन चीजें और हैं वो और ऐड कर लो, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फटाफट से। 11वां लिखो, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, वेपन सेक्शन नंबर 50 में, ठीक है। और ये सेक्शन नंबर 50 में है, ठीक है। और इसमें कोर्ट के पास जमा करने होते हैं बेसिकली, पुलिस अपने पास नहीं रख सकता, उनको जमा करने हैं। हाँ, हाईलाइट द चेंजेस, करेक्ट। करेक्ट, देखा मैंने, पेपर देखा है। मेरे 50 बच्चे मेंस दे रहे हैं कम से कम, पांच छह तो जज बन ही जाएंगे। 10 बन जाए जज तो फिर ऐसा ना पूरा स्क्रीन भर जाएगा, सबको एक साथ लेके आऊंगा तो सही रहेगा, ठीक है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन हो गया। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी आपको ध्यान रखनी है। जैसे सिंपल बात, बीमार हो गया, मर जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। या कोई राइवल रैंक गैंग के लोग आके अपराधी को मार के चले जाएं, जैसे अभी यूपी में एक हुआ था, कोई आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था, उसको मार दिया, अतीक अहमद था या क्या था, हाँ। तो ये चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर मैजिस्ट्रेट 24 आवर्स, 24 आवर्स ये दिया हुआ है 57 एंड 58 में, इसको समझा दूंगा मैं। और 62 कहता है, बस लास्ट, 62 कहता है अरेस्ट अकॉर्डिंग टू द कोड, मतलब अरेस्टिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द कोड, ये 62 कहता है। सो दीज आर ऑल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एचवी। तो सीजिंग द वेपन्स दैट आर फाउंड विद द अरेस्टेड पर्सन, तो ये आपकी पूरी गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट है जो अपन ने कंपाइल करी। अगर आपको चाहिए होगा तो इसमें से इनको जो भी आपको लगेगा इसको हम दोबारा भी समझा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार जो लिस्ट है वो आप देख लीजिए। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट, अरे भाई, ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस हैं। एज एज इट इज मीन्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट, और आपको ये सारी गाइडलाइंस लिखनी होगी। अब आप एक बार इसको पढ़िएगा, पढ़ के समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कौन कौन से सेक्शन में आपको डाउट आ रहा है, वो सारे सेक्शंस मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही रखेंगे, एंड बाकी जो आगे का है वो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।